कुछ प्रोविजंस हैं IS 456 की, उनकी हम बात करेंगे। ये आपके सामने जो इमेज है ये IS 456 2000 आपके कोड की है। कोड का नाम जरूर ध्यान रखिए, प्लेन एंड एनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल जो है आपको ये सबको पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ग्रेड ऑफ concrete is further grouped under different categories, that is ordinary, standard and high strength concrete. Okay, so M10 to M20 will be your ordinary, M25 to M55 will be your standard, and M60 to M80 will be your high strength concrete. ठीक है, ये यहाँ पर आपको पता चलता है कि डिफरेंट ग्रुपिंग क्या हो सकती है ग्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की हम बात करें 150 mm क्यूब्स 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। वर्केबिलिटी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी आप सभी जानते हैं, ईज ऑफ प्रोसेसिंग विद कंक्रीट इज समथिंग विच इज कॉल्ड वर्केबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सी टर्म्स आ जाती है, फ्लोएबिलिटी भी हो गया आपका, ठीक है। और ओवरऑल जो ईज ऑफ वर्किंग आ गया कि कितना आसानी से आप कंक्रीट को हैंडल कर सकते हैं साइट पर, दैट इज इट्स वर्केबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वर्केबिलिटी को कैसे असेस करते हैं, आप सभी जानते हैं हम क्या करते हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं। तो स्लम्प टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे आप डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्लम्प टेस्ट आपने किया, सपोज आपके रिजल्ट 25 टू 75 mm के बीच में आ रहे हैं, या 25 टू 75 तक आ रहे हैं, इन दैट केस डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी विल बी लो। आपकी जो कॉन्क्रीट है वो कैसी होगी, लेस विस्कस होगी, ठीक है, वहां पर वर्केबिलिटी काफी कम है। इन केस ऑफ 50 to 100 it will be medium, it will be considered to be medium. 75 to 100 again medium. For high 100 to 150 it will be high, and very high in case of the additional provisions given in the clause number 7.1.2, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि बेसिक स्लम्प वैल्यूज जो होती है उसके रिगार्डिंग आप वर्केबिलिटी की कौन सी डिग्री असाइन कर सकते हैं। सपोज कोई आपको बोलता है कि 35 mm स्लम्प है, तो आप देखते ही पहचान, आप सुनते ही पहचान जाएंगे कि ये जो कंक्रीट है वो कैसी होगी, उसकी वर्केबिलिटी काफी लो होगी, ठीक है, काफी ज्यादा विस्कस मास होगा, ठीक है, इतना फ्लोएबल नहीं होगा। और 50 to 100 है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीडियम क्वालिटी की कंक्रीट है। ऑन द सेम टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट ग्रेड्स है उसके रेस्पेक्ट में उसकी उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वेरी लो अगर इस तरह की वर्केबिलिटी, तो उसको कहाँ आप काम में ले सकते हैं इस तरह की कंक्रीट को, तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन ब्लाइंडिंग कंक्रीट, शेलो सेक्शंस एंड पेमेंट्स, यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। जब लो आपकी वर्केबिलिटी की डिग्री है उस केस में आपको यहाँ पे यूज मिलेंगे जब मास कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन जहाँ पर है वहां पर इस तरह की कंक्रीटिंग की रिक्वायरमेंट, इस तरह की कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और जब मीडियम वर्केबिलिटी है तो उस केस में आप उसको यूज करेंगे कहाँ पर, हैंड प्लेस पेवमेंट्स हैं, सॉरी हेविली रेनफोर्स सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शंस इन स्लैब्स हैं, बीम, वॉल, कॉलम, ठीक है, यहाँ पर। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जितने ज्यादा आपके रेनफोर्समेंट होगा, जितना ज्यादा हैवी रेनफोर्समेंट आपकी बीम में होगा, उतना ही कंजेस्टेड होगा वहां पर कंक्रीटिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो कंक्रीट आपकी जो है वो पूरे उस मेंबर के अंदर फिल्ड अप नहीं हो पाएगी अगर रेनफोर्समेंट के बीच में गैप नहीं है, स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि रेनफोर्समेंट कहीं ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपकी जो बार्स होती है वो काफी क्लोजली स्पेस्ड होती है। इन दैट केस आपको कंक्रीट को अगर फुल्ली वहां पर फिल करना है उस मेंबर के अंदर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन है उसके लिए ऐसी कंक्रीट काम में लेंगे जिसकी वर्केबिलिटी काफी अच्छी है, ठीक है। अच्छी वर्केबिलिटी होगी दैट मीन्स क्या होगा, अच्छी वर्केबिलिटी होगी यानी कि फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी कि उस केस में क्या होगा, आप कंक्रीट को इजीली वहां पर पोर कर सकते हैं। उन रेनफोर्समेंट जो रेनफोर्सिंग बार जो है आपकी उनके बीच भी आप वहां से कंक्रीट को पोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है वर्केबिलिटी की। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस। एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आप आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइन करने जा रहे हैं वो आरसीसी स्ट्रक्चर इन्हीं 5 कंडीशन में से एक कंडीशन में सर्वाइव करने वाला है, ओके। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट,
जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेनफोर्समेंट इज लाइकली टू कोरोड इजीली। तो जब उसके अंदर कोरोजन के चांसेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी प्रोटेक्शन के लिए हमने देखा है कि एनवायरमेंट का जो इफेक्ट होता है उसको कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एनवायरमेंट की कैटेगरीज है। यहाँ पर हम फर्स्टली हम देखते हैं माइल्ड, देन मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम। तो ये 5 कैटेगरीज है यहाँ पर, जो आपको बताती है कि कितना एडवर्स एक्शन होने वाला है एनवायरमेंट का। माइल्ड है तो ठीक है, वहां पर किसी तरह का कोई वर्स्ट एक्शन नहीं है। मॉडरेट में थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रख के आपको करना है। सीवर है, दैट मीन्स आपकी जो डिजाइन होगी कंप्लीटली आपको वहां पर ऐसे सभी फैक्टर्स जो आपकी कंक्रीट या रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स को अफेक्ट कर सकते हैं उनको आपको कंसिडर करना है। ठीक है, और एक्सट्रीम है तो फिर आपकी पूरी डिजाइन ही उस केस में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगी जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। तो सारे इसके अंदर मेजरली जो आपकी डिजाइन जो रेगुलर जो हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उनको आपको चेंज करना होता है। कंक्रीट की क्वालिटी भी आपको चेंज करनी होती है। जो रेनफोर्समेंट है उसको भी आपको हायर ग्रेड का सेलेक्ट करना चाहिए, और रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर ग्रेड का आप सेलेक्ट करें या ना करें, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इपॉक्सी रेजिन्स या अदर कोटिंग्स भी उस केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहां पर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आपको जो मटेरियल है उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर। कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कंक्रीट इन कांटेक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल और ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो एग्रेसिव सॉइल नहीं है, जहाँ पे ऐसे केमिकल नहीं है सॉइल के अंदर जो आपकी कंक्रीट को हार्म करें। ठीक है, और कंक्रीट सरफेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। जो आपके मरीन एनवायरनमेंट जो हो गया इसके अंदर आ गया कि वहां पर जो विंड्स हैं, जो एयर है, उसके अंदर जो सॉल्टी एक्शन है उसके कारण क्या होगा, आपका रेनफोर्समेंट जो है वो इजीली कोरोड हो जाएगा। तो ऐसी डिफरेंट कंडीशंस आपके पास है, इनको आप जरूर देखिए। ये 5 ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, आप इनको पढ़िए ताकि आपको एक कैटेगरी हमेशा ध्यान में रहेगी पांचों की। क्लियर। अनदर क्लोज इज फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी कम होती है कंक्रीट की। ठीक है, बट फॉर एन एस्टिमेट वैल्यू आप जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ को ले सकते हैं 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफसी के। एफसी के आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज क्योर्ड क्यूब्स ऑफ 150 डायमेंशन। ओके, तो इस केस में M20 की बात करें तो 20, M25 की बात करें तो 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके रिगार्डिंग आप निकाल सकते हैं कि M25 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो M25 कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये तो M25 यानी कि 25 तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी। टेंसाइल आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ दिस 25, तो ये आ जाएगी आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो रफली इट इज एस्टिमेटेड टू बी 1/10 ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि अगर M20 है तो 2 आएगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। रफली नियर मतलब नियर बाय वैल्यूज आती है 2 के लगभग, तो जनरली हम इसको ये मान लेते हैं। बट कोडल प्रोविजन जो है वो आपको एस्टिमेट करने के लिए होता था कि 0.7 टाइम्स ऑफ रूट एफसी के हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है। यस सर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लिखा है, बट मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपकी एक तरह की टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होती है। ठीक है, सो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ब्लॉक था वो रखा और उसके ऊपर डायरेक्टली टेंसाइल फोर्स लगा दी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है, जैसा कि हमने उस दिन डिस्कस किया था कि सपोज ये आपका बीम एलिमेंट है और इसके ऊपर आप जब फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इन दैट केस सपोज ये यूडीएल अप्लाई किया आपने, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, ये बीम क्या होगी आपकी, डिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, यहां पर जो आपका बॉटम जोन जो आएगा दैट विल बी इन टेंशन, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका कॉम्प्रेशन जोन, ये आपका टेंशन जोन, और टेंशन जोन जहां पे आ रहा है वहां पर क्या होगा, टेंसाइल क्रैक्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टेंशन या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। फ्लेक्सर का मीनिंग क्या होता है, बेंड होना। तो जब बीम बेंड होती है तब जाकर ऐसी इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। क्लियर। अगेन इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 5000 रूट एफसी के। ठीक है, इनिशियली दिस वैल्यू
from Codal provision was 57 root FCK, but later on it is modified to 5000 root FCK. It is not it. सर ये इलास्टिक अगेन मॉड्यूलस था। ये आपकी जो इमेज यहाँ, यस, इलास्टिक मॉडुलस, अच्छा सर, इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, एक ही बात है। हाँ सर, स्टील का तो पता है ना सभी को, 2 × 10⁵ न्यूटन पर याद रखेंगे इन सभी वैल्यूज को। 2.1 है सर। हाँ यस, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और जब कंक्रीट की बात करेंगे तो 5000 रूट FCK। ओके सर, अपन क्लियर है फ्लेक्चर अपन, अभी तक? कोई डाउट? सर फ्लेक्चर स्ट्रेंथ अपन मेजर क्यों करते हैं इसको यस सर? यस बोलिए। डिजाइन में तो कंसीडर करते ही नहीं अपन। डिजाइन में हम फ्लेक्सर को ही कंसीडर करते हैं, नहीं सर, डायरेक्ट टेंशन को नहीं करते हैं। कंक्रीट की नहीं, कंक्रीट की नहीं, मैं ओवरऑल आपकी बीम की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ओवरऑल की करते हैं। ये तो सर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की है ना सर? कंक्रीट के केस में जब देखें, ठीक है, आप सिंपल जो टेस्ट बता रहे हैं, आप शायद IS 516 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कि जो आप क्यूब टेस्ट करते हैं और फ्लेक्सर टेस्ट आप करते हैं, तो आप शायद वो बात बोलना चाह रहे हैं कि जो आप 500 mm की बीम्स हम बनाते हैं, आप वो बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि है ना, जैसे अपन डिजाइनिंग करते हैं तो कंक्रीट की अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ तो सर कंसीडर करते ही हैं, तो ये ना फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्यों निकाल रहे अपन? हाँ बोलो। हाँ, तो कंक्रीट की क्यों निकाल रहे सर? फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ही तो आपकी इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कंक्रीट की तो इसलिए निकालेंगे आपको रफली एक एस्टिमेट मिले, आपको ये पता रहे कि फ्लेक्सर टेस्ट जो है उसके थ्रू आपकी एक्चुअल जो आपके फाइबर्स हैं एक्सट्रीम, उनमें कितना स्ट्रेस आ सकता है, कि क्या पॉसिबिलिटीज है वहां से, उसके लिए निकाला जाता है वो। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होगी अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा? ये जो वैल्यूज मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि ये इतनी होगी रफली, या ये 1/10 होगी, ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर फ्लेक्सर टेस्ट हुआ होगा, रिसर्चर्स ने इस पे टेस्ट किया है, तब जाके मैं ये कोट कर पा रहा हूँ। सिमिलरली कंक्रीट की हम बात करें तो कंक्रीट के केस में भी ऐसे ही चेंजेस होते हैं वहां पर, जो आप उसकी आप सिर्फ कंक्रीट के क्यूब की बात करेंगे, सिर्फ कंक्रीट की आप उसकी बीम की बात करेंगे, तो वहां पर चेंजेस होंगे ही होंगे। ओके सर, ठीक है। हाँ सर। आपका क्वेश्चन थोड़ा मुझे कम समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो, बट मुझे ये लगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ कंक्रीट की फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ हम क्यों निकालते हैं। एम आई राइट? यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर, क्योंकि सर है ना, जब अपन डिजाइनिंग करते हैं तो तो आंसर इज वेरी सिंपल। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 ये कह बोलिए। रहा हूँ सर, जब अपन कभी भी सर बीम वगैरह डिजाइन करते हैं तो अपन तो सर यही कंसीडर करते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 है, तो सर फ्लेक्चर क्यों निकाल रहे हैं अपन, ये ठीक पूछना है। था। इसलिए पूछा था सर, आपने सही समझा सर। नहीं देखिए, अच्छा, गुड 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 गुड। फिर मैं आपका क्वेश्चन अभी और क्लियर हो गया मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। यहाँ पर अभी मैंने बोला था कहीं पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड, आप यही बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर, यस, गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो यहाँ पर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया है, दैट इज ओनली अजम्पशन, ये सब हम मान के चल रहे हैं, ये अजम्पशन है इस डिजाइन के अंदर। अच्छा सर, ठीक है, जो भी आप अजम्पशन लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही फील्ड में होगा, बट अजम्पशन का क्या मीनिंग है? अब आप सोचेंगे फिर इसको अजम्पशन क्यों रखे हमने। अजम्पशन का क्या मीनिंग है कि इसके रिगार्डिंग जब भी मुझे कैलकुलेशन करनी हुई, तब मैं क्या करूंगा, वहां पर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंसीडर नहीं करूंगा। यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज मेरे को डिराइव करने हैं, ठीक है, जितने भी आउटकम्स मैथमेटिकली मैं यहाँ पर डिराइव करूंगा, तो उनके लिए मुझे कभी भी यहाँ पर मैं ध्यान रखूंगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मुझे कंक्रीट की कंसीडर नहीं करनी है, मुझे सिर्फ स्टील की कंसीडर करनी है। आगे आप देखेंगे जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो हम कंक्रीट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, या कंक्रीट की कहीं स्ट्रेंथ आ भी रही होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो मैथमेटिकल वर्कआउट है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल वर्कआउट है, जो आप बोल सकते हैं कि जो आप आपकी कॉपी में कर रहे हैं, पेन पे, आप कॉपी पेन पे कर रहे हैं या आपके पीसी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिक एक अजम्पशन है लिमिट स्टेट मेथड की। जब आप फील्ड में जाएंगे तो डेफिनेटली कंक्रीट विल पोजेस सम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है,
बट हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है वो हमारे काम की नहीं है, वो काफी मिनिमम है। आई थिंक द आंसर विल बी मोर क्लियर नाउ, अभी समझ में यस। आ गया होगा। यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट, अभी अभी हमने ड्यूरे ओके ओके, अभी जो हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे थे कुछ, कि किस तरह से डिफरेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट पॉसिबल है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है एनवायरनमेंट की, तो उसी के रिगार्डिंग जब आपको रेनफोर्सिंग बार को प्रोटेक्ट करना है तो इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कंक्रीट कवर की। ठीक है, कंक्रीट कवर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका ये कंक्रीट ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आपकी जो बार्स है वो कभी भी ऐसा नहीं कि आप बॉटम में यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जब आप कंक्रीटिंग कर देंगे यहाँ पर टॉप से, तो आपने कंक्रीटिंग ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पर कंक्रीट आ गई, ये हार्डेंड हो गया मास। अब उसके बाद जब आप शटरिंग हटाएंगे यहाँ नीचे से, तो उस केस में क्या होगा, ये रेनफोर्सिंग बार जो होगी वो क्या होगी, एक्सपोज होगी आउटर एनवायरमेंट को। सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है या सही नहीं, है सर। है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास ये बीम है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जब भी मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कवर कंसीडर करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं ये रेनफोर्समेंट या स्टील आपका जो है वो प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा, जब यहाँ से शटरिंग हटाएंगे, यहाँ पर शटरिंग होगी, आपको जब भी इसकी कास्टिंग करनी तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर शटरिंग लगानी होगी, यहाँ पर इस तो शटरिंग जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बॉटम में एक वेल फिनिश्ड कॉन्क्रीट सरफेस दिखेगा इंस्टेड ऑफ दैट स्टील स्टील पार्ट्स। बट इस वजह से नहीं प्रोवाइड किया जाता है कवर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मेन आप कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं, इज अगेन कोरोजन। अगर आपका स्टील इस केस में यहां पर आपका स्टील बार आपने प्रोवाइड कर रखा है और वो एनवायरमेंट को ओपनली यहां पर सब्जेक्टेड है, इन दैट केस क्या होगा, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर एक्ट करेंगे और आपका रेनफोर्समेंट इजीली कोरोड हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने से पहले आपका जो स्टील बार है उसके बीच में एक बैरियर है, आप देख रहे होंगे ये बैरियर आपका क्या है, ये कंक्रीट का ही एक बैरियर है जो उस बीम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हम जनरली जब बीम की बात करते हैं तो हम 25 mm 20 mm 25 mm ये हम कंसिडर करते हैं। तो इतना आप क्या करेंगे, कंक्रीट वहां पर गैप रख देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं। ठीक है, और इसी को हम इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बैरियर नहीं बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कवर, नॉमिनल कवर। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये कंक्रीट कवर है ताकि आपकी जो बार्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो जो भी आपका सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसमें। तो अलग अलग तरह के कवर होते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे ये स्लेब है आपका, सपोज एक स्लेब की हम बात कर रहे हैं, इस पूरी रेनफोर्सिंग बार के ऊपर अभी एक 125 5 इंच 4 इंच का एक अभी स्लेब जो है इसके ऊपर कास्ट होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये रेनफोर्सिंग बार के जब आप शटरिंग हटाएंगे तो यहाँ पर इतना यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाएगा, तो ये आपका कवर है। तो ये हम कवर ब्लॉक इसको बोलते हैं, ये कवर ब्लॉक्स हम यूज करते हैं फील्ड में। अलग अलग शेप के कवर ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो अलग शेप का है, यहाँ जो देख रहे हैं वो एक अलग शेप का है। डिपेंडिंग ऑन दी, अगेन मैं बोलूंगा फिजिबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे बात करें आप बीम की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें स्लैब की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है ना, हॉरिजॉन्टली एक्सपांड होता है, सरफेस एलिमेंट है। तो उस केस में क्या होता है, आप इस तरह के कवर को वहां पर इजीली रख सकते हैं और उनके थ्रू रेनफोर्सिंग बार जो है वो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, ताकि जब आपकी ओवरऑल कास्टिंग हो जाएगी तो ये एक प्रोटेक्शन रहेगा, आपका जो रेनफोर्समेंट है वो हमेशा कंक्रीट पे एम्बेड रहेगा, बाहर की साइड प्रोजेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली जब कॉलम्स की हम बात करते हैं तो इस तरह के कवर हम कॉलम में नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप शटरिंग लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे आप कंक्रीटिंग ऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे सपोज ये आपकी शटरिंग है, यहाँ पर आपकी ये आपकी रेनफोर्सिंग बार है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने यहाँ पर ये कवर ब्लॉक यहाँ पर प्रोवाइड किया, सपोज इस तरह का कवर ब्लॉक, ओके इस तरह का, तो ये अगर आपने यहाँ प्रोवाइड किया तो जब हम कंक्रीटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन होंगे इन फॉर्मवर्क में। जब फॉर्मवर्क के अंदर वाइब्रेशन होगा तो वो क्या होगा, ये आपका फॉर्मवर्क जो है वो क्या होगा, आउटसाइड डेविएट हो जाएगा और ये कवर ब्लॉक आपका गिर जाएगा यहाँ पर नीचे, तो ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। आप जब साइड पे जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब कॉलम की कास्टिंग आपको करनी है, इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ कवर। ऐसे कवर्स आपको यूज करने हैं जिनके अंदर क्या होगा, ये रेनफोर्सिंग बार के अंदर अच्छे से आप बोल सकते हैं कि ये वहां पर क्रॉस पैक हो जाएंगे। ठीक है, जिससे गिरने के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर रेनफोर्सिंग बार जैसे ये आपको दिख रहा है, इसी तरह से रेनफोर्सिंग बार यहाँ पर फिक्स आउट हो जाएगी, और ये इतना गैप, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इतना गैप आपके फॉर्मवर्क से हमेशा मेंटेन रहेगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका कवर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक था कि क्या कवर होता है, क्यों प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जो IS 456-2000 आपका जो कोड है, वो आपको बताता है कि कवर कितना लेना है कितना नहीं लेना है। ठीक है, तो जब हम बात करें नॉमिनल कंक्रीट कवर की, तो डिपेंड करता है अगेन एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, आप देख पाएंगे कि जैसे माइल्ड एनवायरमेंट से एक्सट्रीम एनवायरमेंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो कवर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है 20 mm टू 75 mm। तो माइल्ड एनवायरमेंट है, ज्यादा रिस्क नहीं है, तो 20 mm का कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमम इससे कम, मतलब कि इससे कम आप नहीं देंगे, मिनिमम इतना तो आपको देना ही है 20 mm। ठीक है, मॉडरेट एनवायरमेंट है तो 30 mm, सीवर है तो 45, वेरी सीवर है तो 50, और मैक्सिमम आपका हो सकता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन 75 mm। ठीक है, अगेन एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। बीम की बात कर रहे हैं तो 20-25 mm का कवर सफिशिएंट होता है, स्लैब के केस में भी सफिशिएंट होता है। कॉलम्स की हम बात कर रहे हैं तो 40 mm का कवर वहां पे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो फुटिंग की बात करें तो 50 mm का कवर वहां पर होना चाहिए। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर, धीरे धीरे आप सीखेंगे जैसे जैसे हम इस सिलेबस में प्रोसीड करेंगे। जैसे कोरोजन बार्स होती है तो Yes, उसके अंदर please. मतलब क्रोमियम जो होता है वो 1.5% हायर होता है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो दूसरी जो बार्स है वो वैसी ही सेम होती है। तो फिर कोरोजन बार्स क्यों बनाई, मतलब क्रोमियम हाँ, हाई होने की वजह से उसकी क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ऐसा कुछ? यस एग्जैक्टली, जब आप टंगस्टन क्रोमियम ये मटेरियल यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, उसका वेदर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। और वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि जितना केमिकल एक्शन वहां पर हो रहा था, जो केमिकल रिएक्शंस वहां पर हो रही थी थ्रू एक्सटर्नल मॉइस्चर, वो इतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम उन बार्स को जनरली यूज करते हैं। बट आपको मैं अगर अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, या जनरल सेंस में बताऊं, कि अभी तक साइट पर जो कंडीशंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों मैं आपको बोला, मैंने आपको समझाया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट के अंदर जो रेनफोर्सिंग बार है उनमें कोरोजन पॉसिबल है। तो आप क्या करते हैं, जब वो बार कंक्रीट के अंदर है तो उसके अंदर कोरोजन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो कंक्रीट इटसेल्फ आपका है वो एल्कलीन नेचर का है। ठीक है, और जो आप जब बात करते हैं कोरोजन की, तो वहां पर आपको एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए। ठीक है, तो कंक्रीट जब तक आपकी हम बोल सकते हैं कि कवर में मौजूद रहेगी, जो आपकी रेनफोर्सिंग बार है उसकी पेरिफेरी पे चारों तरफ अगर कंक्रीट है, तब तक कोरोजन नहीं हो सकता। कंक्रीट इटसेल्फ एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, इस वजह से वहां पर नहीं हो सकता। अदर वे, अगर आप डायरेक्टली स्टील को कहीं यूज कर रहे हैं, जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूंगा, जहां पे डायरेक्टली आपके जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेदर को एक्सपोज होते हैं। ठीक है, जहां पर कंक्रीट हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, ये टंगस्टन क्रोमियम या जो आपके एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स हैं इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, जहां पर कंक्रीट का यूज ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? तो होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.